वेलकम बैक। इस चैप्टर के जो स्टार्टिंग था वो पिछला लेक्चर था, एक लेक्चर हमने लिया इस पर, और उसमें हमने बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा, बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हमने सीखे वहाँ पर, है ना। उसमें ओम्स लॉ भी हमने सीखा था। अब आज इस लेक्चर में हमें पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, ये सारी चीज़ें पढ़नी है क्या होता है, और बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पढ़ना है, बहुत ही छोटे लेवल पर जाकर पढ़ना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पर जाकर समझना है कि आखिर ये चीज़ें होती क्या हैं। सबसे पहले समझिए कि किसी भी चाहे आइदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस हो, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होता है वो कैसे फ़्लो होता है। अगर देखा जाए कि चार्ज का करियर कौन है, चार्ज कौन इधर से उधर लेकर के जा रहा है। अगर बात की जाए सॉलिड की तो उसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सॉलिड की बात की जाए इसमें जो चार्ज के करियर होते हैं वो कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और अगर देखा जाए कि कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम देखा जाए, 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, तो उसमें अबाउट 10 टू द पावर 28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप समझिए 28 जीरो लगाएंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं 1 क्यूबिक मीटर में, यानी 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर लंबाई, इतने में 10 टू द पावर 28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये चार्ज का करियर है, ले जा रहे हैं। ऐसी अगर लिक्विड की बात की जाए, जैसे सॉल्यूशन ले लिया जाए तो CuSO4 एग्जाम्पल इसका है। इसमें क्या होता है, इसके चार्ज के आयन्स होते हैं, है ना। कैसे होता है? Cu+2 चार्ज, SO4 -2 चार्ज, ये आयनिक चार्ज हो गए। ये क्या करते हैं? ये करियर का काम करेंगे। गैसियस में क्या होते हैं? गैस के भी गैस के आयन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह वही लोग कैरी करते हैं, लेकर के जाते हैं। तो इस तरीके से किसी भी मैटर में चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, ट्रैवल करता है। हमें पढ़ना है सॉलिड के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको सॉलिड में बताया कि 1 क्यूबिक मीटर में 10 टू द पावर 28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक टाइम रेंडमली इधर से उधर घूमते रहते हैं। और इस कितनी स्पीड होती है? स्पीड अबाउट होती है 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड के आसपास। इतनी स्पीड से वो ट्रैवल करते रहते हैं। क्लियर? जैसे अभी इस एयर में डस्ट के पार्टिकल हैं, इधर उधर घूम रहे होंगे, कभी कभी हमें दिखते भी हैं, माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। अब इनकी जो मोशन है, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? बात यह है कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है। जैसे देखा जाए एक बहुत बड़ी भीड़ है, जैसे मेला लगा है, ग्राउंड में मेला लगा है, आप एक बिल्डिंग पर खड़े हो जाइए और वहाँ से ऑब्ज़र्व कीजिए कि क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग इधर से जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई लेफ़्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है। मोशन रैंडम मोशन होता है। कोई पूछे भाई कि क्या नेट जो ये मोशन हुआ, नेट जो इधर से उधर कितना आदमी गया, तो आप कहेंगे ज़ीरो, क्योंकि राइट से लेफ़्ट जितने गए ना, लेफ़्ट से राइट भी उतने ही आ गए, आगे से पीछे जो इतने आए थे पीछे से आगे उतने चले गए। मोशन हो रहा है, रैंडम मोशन है, लेकिन नेट रिजल्टेंट जो आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है। तो होता क्या है, सॉलिड में भी ऐसा ही होता है। सॉलिड में क्या होता है? ऐसे ही होता है कि इलेक्ट्रॉन रेंडमली अलग अलग वेलोसिटी के साथ रेंडमली मोशन करते हैं, इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन अगर उनका रिजल्टेंट चार्ज का ट्रांसफ़र देखा जाए कि भाई चार्ज कहीं से इधर से उधर गया है, तो कहेंगे तो ज़ीरो है। क्यों? लेफ़्ट से राइट जितने इलेक्ट्रॉन गए तो राइट से लेफ़्ट भी तो उतने ही आ गए। क्लियर? यानी अगर मैं देखूं, बात की जाए इसमें कि इफ़ U1, U2, U3, UN are the random velocities of n electrons। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी वेलोसिटीज़ क्या है? अलग अलग है। पहले की U1 है, U2 है, U3 है, इस तरीके से है, UN तक है। अगर इनकी एवरेज वेलोसिटी देखी जाए, एवरेज velocities
क्या हो जाएगी भाई, ये जो एवरेज वेलोसिटी है u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, 0 है। क्लियर। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि नो चार्ज ट्रांसफ़र, कोई भी क्या हुआ भाई, यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं, है ना, यहाँ पर कोई का चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं हुआ क्योंकि रैंडम मोशन हो रहा। अब इसमें एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे ये जो रैंडम मोशन हो रहा था इसमें लिखते हैं 10, नो चार्ज फ्लो इन एनी डायरेक्शन, कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं हुआ। वो जो मेला लगा था, भीड़ लगी थी, उसमें से सब इधर उधर तो टहल रहे हैं, लेकिन आधा घंटा देखने के बाद मैं आधे घंटे से देख रहा हूँ कि हो सकता है कि इधर भीड़ बढ़ जाए, इधर भीड़ कम हो जाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब चल रहे हैं इधर उधर। उसी में क्या हुआ, एक गाय घुस आई। क्या आ गया, गाय घुस आई और वो सींग से मारने लगी, यानी उसने फोर्स लगाना स्टार्ट किया। अगर वो राइट से लेफ़्ट की तरफ फोर्स लगाएगी, क्या कुछ देर बाद चार्ज इकट्ठा होंगे, आदमी इकट्ठा होंगे, किधर किधर इकट्ठा होंगे, लेफ़्ट में। मतलब फोर्स के डायरेक्शन के हिसाब से वहाँ पर क्या होगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा, लोगों का ठहराव होने लगेगा, लोग इकट्ठा होने लगेंगे। ऐसे क्या करते हैं, वहाँ गाय आई थी, यहाँ हम क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लेते हैं। ठीक है, सो क्या लिख देंगे, इफ़, यहीं से लिख दो, इफ़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड exerts on solid, तो फोर्स कितना लगेगा भाई, फोर्स की बात की जाए तो हो जाएगा माइनस ई कैपिटल ई। ई इज़ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यह माइनस मैंने क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो पॉजिटिव चार्ज पर लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये मैंने बता रखा है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये मैंने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। अच्छा, क्या इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी होगा? जाहिर सी बात है, वो जो गाय घुस आई उसने दौड़ाए लोगों को, तो ये जो भाग रहे हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भागेंगे नहीं, वो तो एक्सेलरेट करते हुए भागेंगे। तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है भाई, F/m, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो फोर्स हो गया माइनस ई कैपिटल ई अपॉन m। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई भाई सबको? क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए ज़रा एक से आगे समझिए। अब होगा क्या, ये जो एक आदमी भागा, इधर से गाय ने दौड़ाया उसे, ये आदमी भागा, क्या इसके लिए भागने के लिए जगह है क्या पूरी? वहाँ कितने हैं, 1 क्यूबिक मीटर में 10⁻28 आदमी। एक दूसरे से क्या होगा, टकराहट होगी, टकराएंगे, क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो टकराने के बाद चेंज इन वेलोसिटी आएगी, यही तो एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी होगी। तो अब बताओ, जो मोशन का हमने 11th में पढ़ा हुआ है, मोशन के इक्वेशन s = ut + ½ at², v = u + at, v² = u² + 2as, पढ़ा है ना? तो अगर इनिशियल वेलोसिटी u1 हो और कोलिजन टकराहट हुई, एक टक्कर के बाद दूसरे टक्कर में टाइम t लगे, तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी,
thermal velocity u1, then it will attain a velocity, then it will attain a velocity after time tau. T1 is v1 is equal to u1 plus a tau 1. अच्छा एक बात बताओ, यहाँ मैंने लिखा है थर्मल वेलोसिटी। ये थर्मल वेलोसिटी कौन है? u1 है। ये u1, u2, u3 क्या है? थर्मल वेलोसिटी है। क्यों थर्मल वेलोसिटी ये भी समझो। वो जो पहले मेला लगा था ना, उसमें जो आदमी पहले घूम रहे थे बिना गाय के एंट्री किए हुए, वो अपने थर्मल एनर्जी की वजह से घूम रहे थे। उनको किसी ने भगाया नहीं था। यानी किसी भी सॉलिड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के नहीं चला रहा था। वो अपनी थर्मल एनर्जी की वजह से इधर उधर घूमते रहते हैं। तो वो वेलोसिटी कौन सी हो गई? u1। कुछ देर बाद क्या किया हमने? लगा दिया, गाय भेज दी। गाय ने लगाया फोर्स। गाय कौन है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने लगाया फोर्स, और ये साहब जो पहले u1 वेलोसिटी के साथ चल रहे थे वो भागने लगे, और जब भागे तो टकराए तो क्या हुआ? इनके वेलोसिटी में चेंज हुआ। चेंज होने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी आई वो क्या है? v1। तो v1 क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u1 इनिशियल वेलोसिटी। a1 एक्सेलरेशन के साथ वो भागे थे जब गाय ने दौड़ाया था, और एक टक्कर से दूसरे टक्कर में के बीच में जो टाइम है वो क्या है? τ1। क्लियर? ये बात तो समझ में आ गई सबको भाई? बहुत आसानी से एकदम। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। ज़रा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिखो। v2 क्या होगा? u2 प्लस a τ2। v3 u3 प्लस a τ3। अच्छा, सब पर जो है जो वेक्टर वाले हैं आप एरो बनाते रहिएगा अपना। अरे टाइम पर नहीं होगा भाई, मैं टाइम पर कैसे लगा देंगे। इसी तरीके से जो vn होगा वो होगा un प्लस a tau n। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। चलिए, ये तो हो गई वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब ज़रा इनकी फाइनल वेलोसिटी का एवरेज पता करो। एवरेज तो यानी इनका जो एवरेज होगा, एवरेज वेलोसिटी vd। भाई ध्यान दीजिए, छापना बंद कीजिए, ध्यान दीजिए। सबको ऐड करना होगा। एवरेज वेलोसिटी का मतलब सबको ऐड करो और n से डिवाइड कर दो। तो जब ऐड करोगे तो क्या मैं लिख सकता हूँ? इन वालों को एक साथ लिख लूँ। ऐसे मैं लिख सकता हूँ, देखना, u1 प्लस, अच्छा ऐसा करो, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट v1 अपॉन n। ये होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ vd लिख देते हैं, और u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un अपॉन n, ये एक साथ लिख देते हैं, प्लस a τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट डॉट τn अपॉन n। ये ऐसे लिख सकते हैं। देखो ध्यान देना, ये सब वेक्टर में है, सब वेक्टर में है। ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे? देखिए, ये इक्वेशन यहाँ लिखते तो उसमें u1 को अलग करके लिख लिया और a t1 को अलग करके लिख लिया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? सिंपल है। ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वाली वेलोसिटी। स्टार्ट में देखो क्या था, हाँ, एवरेज वेलोसिटी कब की? इनिशियल, जब मेले में कोई धक्का मुक्की नहीं कर रहा था, कोई गाय नहीं आई थी, वो रेंडमली घूम रहे थे। तो रेंडम एवरेज वेलोसिटी ये क्या होता है? ज़ीरो। रेंडम एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? ज़ीरो। यानी ये पार्ट क्या हो गया? ज़ीरो। तो यहाँ से जो vd आएगा वो आएगा 0 प्लस a टाउ। a टाउ, अब टाउ क्या है भाई? a तो जान ही रहे हैं आप लोग, एक्सेलेरेशन है ना? टाउ क्या है? टाउ इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 प्लस
टाउ 3 प्लस डॉट डॉट टाउ n। ये क्या है, अब समझते हैं एक एक चीज़, ध्यान दीजिएगा। पहला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहला क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आइए डेफिनेशन पर। कह रहा है इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। क्या है भाई, एवरेज वेलोसिटी गेन किया बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी कंडक्टर में एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड लगने पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का एवरेज होता है गेन किया हुआ, वो कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था? हाँ लगाया था। क्या वेलोसिटी फोर्स जो लगा अपोजिट डायरेक्शन में लगा? हाँ अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तो वेलोसिटी भी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा होगा, वो भी लगा। क्या हमने इसका एवरेज निकाला? ये एवरेज निकाला। ये क्या है? ये है इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी किसका है? एक कंडक्टर लिया, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ध्यान दो, बहुत अच्छे समझो। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, सब क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं कि रुके हुए हैं? घूम रहे हैं। कौन सी एनर्जी के साथ? थर्मल एनर्जी। तो वेलोसिटी कौन सी है इनकी? थर्मल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी। वो अपने आप घूम रहे हैं। अब हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा तो फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट। क्यों? क्योंकि ये सब नेगेटिव हैं। अगर ये सब पॉजिटिव होते तो फोर्स किधर लगता? वो भी इधर लग जाता। तो अपोजिट में जब फोर्स लगा तो अपोजिट में एक्सेलरेशन लगा। जब अपोजिट में एक्सेलरेशन लगा तो भागने लगे। भागते 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 क्या हुआ? टकराए। किससे टकराए? आपस में। और टकराए तो वेलोसिटी बदल गई। वेलोसिटी बदल गई। जब वेलोसिटी बदल गई तो अब जो वेलोसिटी आ रही है उनका एवरेज, जो बदल गई वेलोसिटी उसका एवरेज, वो कहलाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ गया होगा एकदम क्लियर। आइए दूसरे डेफिनेशन पर। द एवरेज टाइम दैट elapses बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। वो जब गाय मेले में घुसी और आदमी भागने लगा तो इनसे टकराया, फिर इसके बाद जाके पीछे टकरा गया, तो इनसे कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम रिलैप्स हुआ वो टाइम ही कहलाता है रिलैक्सेशन वेलोसिटी। बेचारे को उसमें ही आराम मिला। दो टक्कर के बीच में उसको आराम मिलेगा ना, वही है उसका रिलैक्सेशन टाइम। द एवरेज टाइम दैट elapses बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन ये क्या है? ये एवरेज है, एक इलेक्ट्रॉन का नहीं लिया गया, पूरे इलेक्ट्रॉन का एवरेज निकाला गया। तो क्या ये पूरे इलेक्ट्रॉन का एवरेज है? अरे देखो ना, इनिशियल वेलोसिटी, टक्कर में लगा टाइम t, कोलिजन में फाइनल वेलोसिटी, मैंने सबका ऐड कर दिया और ये आ गया। तो ये क्या है? ये क्या है भाई? रिलैक्सेशन टाइम। क्या है भाई? रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? समझ में आ गया होगा। दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, हम लोगों ने ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड किया वीडी, इसको वीडी को आप अगर आप एरिया, ये जो एक्सेलरेशन था उसकी वैल्यू रख दें यहाँ से, ये माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम, तो क्या आ जाएगा? माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ जाता है। कुछ नहीं करना है, यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले से ला करके पुट कर देना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ते हैं अभी, इसी से रिलेटेड आता है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने फाइंड किया है, आखिर उसके बिहाफ पर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी होगी या उसके टर्म्स में कितनी आएगी। ध्यान समझिए, बोर्ड पर देखिए, समझिए भाई। हमने क्या लिया? एक कंडक्टर ले लिया। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, जैसे ये मार्कर है ना, ये वाला मार्कर, ये ले लिया। इसका जो लेंथ है वो स्मॉल l है और इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया सामने से, वो कैपिटल A है। ये वाला एरिया कैपिटल A है, ठीक है। ये देखिए, ये A है। इसमें क्या है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन बना दे रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये सारे माइनस में होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई कर दूँ राइट साइड में, तो इनका मोशन किधर होगा भाई? लेफ्ट साइड होगा। क्लियर है सबको? किसी को डाउट तो नहीं? ठीक है। और हमने क्या,
क्या चीज़? हमने क्या किया, हाँ हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर इस तरीके से है, इसके लेंथ L है, इसका एरिया A है, इसमें हमने बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, होते हैं, कंडक्टर है चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, हमने इस पर लगाया एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही इन पर फोर्स किधर लगेगा? लेफ़्ट डायरेक्शन में, और ये लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। क्लियर? और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब अगर इस पर पोटेंशियल जो लगा बैटरी का वो V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम V के फॉर्म में लिखें, ठीक है, E इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन लेंथ होता है ना, L होगा। हम वहाँ पर D लिखते थे कहीं इसके पहले, क्योंकि वो D डिस्टेंस लेते थे, यहाँ पर हमने क्या ले लिया? L ले लिया। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब मान लीजिए मैं जो कह रहा था अभी कि 1 क्यूबिक मीटर में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी बात समझ में आती है क्या होता है? एक डब्बा लिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिया, क्यूबिक मीटर लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन झाँक के देखा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे। ऐसे में क्या करता हूँ, इफ़ या ये कर दिया जाए, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू n। ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसमें है? एक यूनिट वॉल्यूम में है। किसमें भाई? एक यूनिट वॉल्यूम में। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई n इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कीजिए। आप फिर छापने लग रहे हो सब यार, बहुत छापते हो तुम लोग। मैं बार बार कहता हूँ छापा ना करो। एक बात बताओ, ये n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और मैं कहूँ टोटल इलेक्ट्रॉन बताइए, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो क्या करो? n से और टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस कंडक्टर का वॉल्यूम होगा कितना? A इंटू L, L इंटू A, यही वॉल्यूम होगा। यानी यहाँ पर क्या हो गया? AL, तो ये NaL। ये क्या है बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? टोटल। एकदम दिमाग में फिट है, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? टोटल। ये n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और Al है टोटल वॉल्यूम। मल्टीप्लाई कर दो, टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पता है तो क्या टोटल चार्ज निकाल सकते हो? हाँ, तो यानी टोटल चार्ज भाई, एक चार्ज पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज? E। एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज? E। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? NaL। ठीक है भाई, समझ में आया? समझ में आया कैसे आया? ये क्या है? Q की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है? Q की वैल्यू। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये आ गया Q की वैल्यू। अब मुझे करंट निकालना है। करंट, करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हाँ हाँ, अब देखो Q आ गया, T निकालना है। एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचने में उसे लगा टाइम T, तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन वॉल्यूम। अरे आएगा? डिस्टेंस कितना है? L। अरे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, मैं वॉल्यूम बोला क्या? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही तो होगा। तो ये हो गया डिस्टेंस, और वेलोसिटी कितना होगा भाई? कौन वेलोसिटी से आ रहा है? VD से आ रहा है वो। सही है? नहीं समझ में आया? वो किस वेलोसिटी से आ रहा था? VD वेलोसिटी से। कहाँ से कहाँ चला? राइट से लेफ्ट, तो उसको T टाइम लगा। T टाइम में वो क्या हुआ? राइट से लेफ्ट वो पहुँच गया। अब अगर मैं करंट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? देखो, क्या करंट लिखूँगा मैं? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ठीक है यार, ये हर जगह तो फंस रहा है? चलो, तो I इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है? ENAL अपॉन टी की वैल्यू L अपॉन VD। देखो क्या L से L कैंसिल हो जाएगा,
और वी डी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा एन ई, ऐसे लिखो, मुझे याद करने वाला ये होता है, एन ई ए वी डी, ऐसे करके याद किया जाता है। तो करंट क्या होगा भाई, करंट का फॉर्मूला बन जाएगा एन ई ए वी डी। एन क्या है, नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, खाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहेंगे। और E इज़ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, A इज़ द एरिया ऑफ कंडक्टर, हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो पता होना चाहिए ना, एंड VD इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, माइनस EA/m इंटू टाउ। टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम, E इज़ द चार्ज, कैपिटल E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद इससे ओम्स लॉ भी हम प्रूफ कर लेंगे अभी। अच्छा, इसी से क्या करते हैं, ओम्स लॉ को प्रूफ कर देते हैं। अच्छा, ये फिर से वीडियो उनका चला गया, एक सेकंड, अभी नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसके आगे थोड़ा एक टॉपिक पढ़ लीजिए, मैं भी डिलीट नहीं करूँगा। इसमें क्या करना है, इसी में ओम्स लॉ को प्रूफ करना है। इससे ओम्स लॉ कैसे आता है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर ये n क्या था, करंट डेंसिटी, n इज़ द, नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना। अगर आपको करंट डेंसिटी निकालना हो जाए, हाँ, J इज इक्वल टू I/A, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, I की वैल्यू NEAVD, D सफिक्स में है, अपॉन A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से J की वैल्यू आ जाएगी NEVD, ये होता है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। अब हमें आगे पढ़ना है, ओम्स लॉ का प्रूफ करेंगे इसी से, है ना। तो ओम्स लॉ प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो फॉर्मूला हमारे पास आया था VD का, वो कहता है E/m इंटू टाउ। ये फॉर्मूला आया था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर माइनस रखा था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ फिर सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड को ले रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं ले रहे हम लोग, वेलोसिटी के डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमने मैग्नीट्यूड लिया। ये फॉर्मूला में लाया था ना इसके पहले, जस्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये क्या था, एक्सेलरेशन अपॉन मास, ठीक है, इस तरीके से था, आया था। तो अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, E की वैल्यू अगर हम चेंज करें, ये कैपिटल E की वैल्यू अपॉन m टाउ V/L आएगा, जहाँ पर E इज इक्वल टू V/L, सही है, यहाँ लिखा तो था पोटेंशियल वाले में, यहाँ पुट कर दिया, तो VD के आ गया E टाउ V/m इंटू L, वेयर V इज़ द पोटेंशियल, वेयर V इज़ द पोटेंशियल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर VD इज इक्वल टू E टाउ V/ml, सही है, कोई डाउट तो नहीं एकदम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूले में E की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पोटेंशियल और लेंथ के फॉर्म में लिख दिया, जो कि मैंने यहाँ पर अभी स्टार्ट में लिखा था एकदम। अब हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या आया है, NEAVD, ये आया, VD जो आया है उसको यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा, NEAVD आया E टाउ V/ml, सही है। देखो यहाँ से I की वैल्यू क्या बन गई, NE² टाउ V/m इंटू L, सही है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, E से E² हो गया। अब मुझे क्या करना, V/I करना है, क्या करना है, तो मैं क्या करूँगा, I को इधर लेके जाऊँगा और बाकी इधर ले आऊँगा, तो ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा ml अपॉन क्या आएगा, NE² टाउ, और I उधर गया तो ये हो जाएगा V/I। मैं इसको सर ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं V/I इज इक्वल टू ml अपॉन NE² टाउ।
ज़रा ये राइट साइड की क्वांटिटी को देखो, राइट साइड की। अगर हम कोई कंडक्टर हमने जो लिया था उस कंडक्टर की बात करें, उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होगा। ये जो कंडक्टर हमने लिया था एल लेंथ का, लेंथ भी कांस्टेंट बना रहेगा, उसका लेंथ कांस्टेंट। एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कांस्टेंट बना रहेगा। ई इज़ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट होगा। ए इज़ द एरिया ऑफ अ कंडक्टर, कांस्टेंट बना रहेगा। टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम, वो सबका एवरेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी पूरा का पूरा जो टर्म आ रहा है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। V अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो क्या होगा, R होगा, रेजिस्टेंस। और ये तो ओम्स लॉ है, उन्होंने ये तो कहा था V अपॉन आई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यानी यहाँ क्या हुआ, एक तो प्रूफ हो गया इसका, उसका ओम्स लॉ का, और रेजिस्टेंस R की वैल्यू आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, ई स्क्वायर ए टाउ, किसके फॉर्म में, रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में हम इसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई सबको? चलिए नोट कर लीजिए इसको ध्यान से।